सुप्रभातम। आज मैं कक्षा 11 के संस्कृत के छात्र छात्राओं के लिए तत्पुरुष समास लेकर उपस्थित हुई हूँ। मैं डॉक्टर अंजू रानी, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज नोएडा, सेक्टर 12 से। आज हम बच्चों पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं, समास कितने प्रकार के हैं और सबसे पहले और समास के कितने भेद हैं। सबसे पहले हम जानेंगे समास कहते किसे हैं। सर्वप्रथम तो समस्वरपूर्वक अस धातु एक साथ रखना, अच्छी प्रकार से एक साथ रखना समास शब्द बनता है। इस धातु से युक्त होकर समास शब्द बनता है। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना ही समास है। जैसे हमने बहुत सारे पद लिए और उनको एक साथ जोड़ा और एक विभक्ति का प्रयोग किया या एक समूह में जिसे कहेंगे लेकर उसे बिल्कुल जोड़ दिया, उसे कहते हैं समास। अनेक पदों को मिलाकर एक पद बना देना ही समास है। सम सनम समासः, अच्छी प्रकार से जिसको छोटा कर दिया जाए, संक्षेप कर दिया जाए, उसे कहते हैं समास। अनेक पदों को मिलाकर एक पद का रूप दे देना, पदों का समस्त हो जाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। पदों के मिलने की यही प्रक्रिया सम सन या समास कहलाती है। जब हम पदों को एक साथ जोड़ देते हैं, उनको संक्षिप्त कर देते हैं अच्छी प्रकार से, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम समास कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो गया कि संक्षेप करना ही समास है। तो आगे अब ये समास तो होता है, समास माने जोड़ देना, एक साथ इकट्ठा कर देना, एकत्र कर देना या उनको छोटा स्वरूप दे देना। अब इसके विग्रह भी होते हैं। अब इसको तोड़ेंगे कैसे, मतलब हमने छोटा शब्द बना दिया, जैसे राजपुरुषः, तो राजा का पुरुष। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो राजपुरुष एक शब्द हो गया हमारा, लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, विग्रह माने तोड़ना, तो वहाँ पर क्या होगा, राजा का पुरुष। तो यहाँ पर वृत्ति के अर्थ की प्रतीति कराने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। अब विग्रह किसे कहते हैं, समास आपने समझ दिया, उसको एकत्रित करना, छोटा करना, और अब जहाँ पर हम उसे तोड़ेंगे, अलग अलग करेंगे, उसे कहते हैं विग्रह। विग्रह दो प्रकार का होता है। अब ये विग्रह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो आपके जो पाठ्यक्रम में है वो है लौकिक विग्रह। तो हमारे पाठ्यक्रम में लौकिक विग्रह का ही प्रयोग अभीष्ट है। लौकिक विग्रह आप समझ लीजिए कैसे है। राजपुरुषः समस्त पद है, राज्ञः पुरुषः, राज्ञः यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन, राजा का पुरुष। इसका क्या है, अलौकिक विग्रह है। उसका अलौकिक विग्रह है राजपुरुष को जब हमने तोड़ा, ये हमारा समस्त पद है। जब हमने समास किया, इसको एक साथ कर दिया है ये, और उसके बाद जो है हमने इसका विग्रह किया, तो राज्ञः पुरुषः, राजा का पुरुष, ये अलौकिक विग्रह है। इसी के साथ अब हमने पहले समास जाना। समास माने संक्षिप्तीकरण, छोटा, और उसके बाद उसका विग्रह, उसको तोड़ना। अब इसके बाद हमारा दूसरा नंबर आता है विद्यार्थियों के लिए कि समास के आखिर कितने भेद हैं। समास जो है, समास के 4 भेद हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीहि समास। अब इनको संक्षेप में हम बताएंगे। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जहाँ पर अव्यय होते हैं, कि जैसे यथाशक्ति, पहला पद जिसमें होगा अव्यय होगा, आपको पता चल जाएगा, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद के अनुसार हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है। उसके बाद द्वंद्व समास का मतलब, द्वंद्व का मतलब ही होता है जोड़ा, कि जहाँ पर दो का युगल हो, जैसे पितरौ, माता च पिता च अथा माता पिता पितरौ। बहुव्रीहि समास क्या होता है, जिसमें कि अन्य पद प्रधान होता है, जैसे पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, अर्थात भगवान विष्णु। जब अन्य अर्थ निकल कर आता है, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अब तत्पुरुष समास आपके पाठ्यक्रम में भी है। तो ये 4 तो मुख्य भेद हैं हमारे तत्पुरुष उसके समास के। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत 2 समास और आते हैं, उनके भेद किए गए हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद बताए हैं, और कर्मधारय और द्विगु समास।
कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण विशेष्य का समास होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और दूसरा द्विगु जो हमारा समास है, जो तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत माना जाता है, उसमें संख्यावाचक जो भी हमारे शब्द होते हैं उसमें द्विगु समास होता है, जैसे दशानन इत्यादि ये सब है। अब हम आगे चलते हैं। अब जो आज आपका मुख्य विषय है तत्पुरुष समास। पहले तो हमने बताया कि समास किसे कहते हैं, उसके बाद विग्रह किसे कहते हैं, तत्पश्चात मैंने बताया कि समास के कितने भेद हैं और तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन कौन से समास आते हैं। अब आपका जो आज पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, जो तत्पुरुष है उसी में ही दो भेद हैं। जैसे तत्पुरुषः, इस शब्द के दो अर्थ हैं, तो इसके आधार पर तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे, पहले ऐसे समझ लीजिए, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब व्याधिकरण से बच्चे वो होंगे कि इसमें क्या है, तो पहले यहाँ से देख लीजिए आप, तस्य पुरुषः। तस्य माने यहाँ पे षष्ठी विभक्ति एक वचन, विभक्तियों से आप चिर परिचित होंगे कि हमारी 7 विभक्तियाँ हैं और जो तत्पुरुष समास है वो हमारा द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक हमारा चलता है। अब ये कैसे कैसे आएगा, किस नियम से आता है, किन किन शब्दों के साथ इनका प्रयोग होता है, ये आगे बताएंगे। तो इसी के साथ तस्य पुरुषः, तो तस्य में षष्ठी है, षष्ठी का रूप चलता है, और पुरुषः उसका पुरुष, तो भी ये ऐसा होगा तत्पुरुषः। उदाहरण में राजपुरुषः व्याधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे कि व्याधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है कि प्रथमा में प्रथम उत्तर पद जो है वो दूसरी विभक्ति में होता है, और जो बाद पहला वाला जो पद है वो दूसरी विभक्ति में होता है, पहले वाला और बाद वाला पद जो है हमारा सामान्य होता है। मतलब तो उसमें कहा उन्होंने कि इस उदाहरण में आपने देखा कि राजपुरुषः व्याधिकरण, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। क्यों वहाँ पे हमारा क्या आ गया, जैसे राज्ञः पुरुषः, इसे समझ लीजिए एक बार। तो अब ये क्यों बताया इन्होंने यहाँ पर राजपुरुषः में क्यों है, जब हमने एक सामान्य इसको समास में हमने ऐसे करा, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसमें षष्ठी विभक्ति है और इसमें प्रथमा है, राजा का पुरुष। तो इसलिए क्या हुआ, जब एक प्रथम पद में दूसरी विभक्ति और द्वितीय पद में दूसरी होती है तो वहाँ पर व्याधिकरण कि मतलब एक अधिकरण नहीं है, एक आधार नहीं है, दोनों समान विभक्तियाँ नहीं हैं। इसलिए क्या हुआ यहाँ पे तस्य पुरुषः, इसमें क्या दिया हमने, व्याधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। चाहे इसे ले लीजिए, उस तत्पुरुष समास से ही आप ले लीजिए, और चाहे राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः में क्या है, व्याधिकरण तत्पुरुष समास है। अब दूसरे अर्थ में इसमें समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी है। कैसे हुआ, तत्पुरुष को जब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, सह पुरुषः, सह माने प्रथमा, तत् का जब हम रूप चलाएंगे सह तौते तम तौतान, ऐसे रूप चलता है पुल्लिंग में। तो जब सह प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुरुषः वह पुरुष, दोनों तरीके से हम तोड़ सकते हैं। तस्य पुरुषः सह पुरुषः, सह पुरुषः अर्थात तत्पुरुषः। उपर्युक्त दोनों अर्थों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के दो मुख्य भेद हैं। जब हमने ये अर्थ देखा कि जैसे इसमें लिखा ही हुआ है, तत्पुरुष से ही ज्ञात हो जाता है कि तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास, दूसरा है समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो व्याधिकरण में क्या है कि प्रथम पद में दूसरी विभक्ति होगी और द्वितीय पद में दूसरी विभक्ति होगी, और समानाधिकरण में दोनों ही पदों में एक ही विभक्ति का प्रयोग होगा, जैसे कि सह पुरुषः वह पुरुष। इसके आधार पर जो आपको ये समझाया, इसके आधार पर व्याधिकरण जिसमें समास का प्रथम पद किसी दूसरी विभक्ति में होता है, स्पष्ट हुआ। दूसरा है समानाधिकरण जिसमें दोनों शब्दों की विभक्ति एक ही होती है, जैसे कि समानाधिकरण का उदाहरण है, दूसरा पहले वो भी था और ये भी है, कृष्णः सर्पः, काला सांप, कृष्ण सर्पः काले रंग का सांप। तो यहाँ पर ये प्रथमा है और ये भी प्रथमा है। अब ये आपको बता दिए, भेद बता दिए हैं। भेद के पश्चात तत्पुरुष समास का जो सूत्र है, उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुष सह,
जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। पहले भी बताया था, पहले वाला पद प्रधानता रखता है तत्पुरुष समास में। जब समस्त पद में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता हो तथा पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जब हम द्वितीया से लेकर सप्तमी तक का प्रधान वो होता है वहाँ पर, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के आधार पर से 6 भागों में हम बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? 6 भाग कैसे हमारे? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो तत्पुरुष समास के विभक्ति के आधार पर कितने भेद हुए? 6 भेद हुए। तो अब हमने यहाँ पर जाना द्वितीय तत्पुरुष समास। जब सामासिक पद के पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति का लोप हो तो वहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जब पहले पद में द्वितीय विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पे द्वितीय तत्पुरुष समास है। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे उदाहरण दिए हमने, समस्त पद हो गया हमारा शरणागतः, तो ये हमारा समास है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तब हम यहाँ पर जानेंगे शरणम आगतः, जब शरण को आया, तो यहाँ पे हो गई हमारी द्वितीय विभक्ति एक वचन। इससे समझ लीजिए, राम है, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान। तो दूसरी विभक्ति जो हमारी चलती है रामम, रामो, रामान। तो यहाँ पर ये शरणम, तो द्वितीय विभक्ति एक वचन आया, शरणम आगतः, शरण में आया हुआ हिंदी में अर्थ है। इसी तरीके से आगतः, आरूढ़ः, आरूढ़ः, प्राप्तः, गतः, इन शब्दों का जहाँ अंत में प्रयोग होगा और उससे पहले जो समास होगा वहाँ पर क्या होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ये है नियम। तो सुख प्राप्तः, सुखम प्राप्तः, इसको तोड़ेंगे। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ। ये आपका द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है कि कहाँ कहाँ पर द्वितीय तत्पुरुष हमें पता चलेगा। जब हम अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ से ही स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर द्वितीय है, यहाँ पर तृतीया है। अब यहाँ पर आप तृतीय तत्पुरुष समास देखिए। जब सामासिक पद के पूर्व पद में तृतीया का लोप होता है, पहले पद में क्या होगा? तृतीया होगी। जैसे पहले में हमारा जो हमने पहले पढ़ा उसमें द्वितीया थी और अब इसमें तृतीया है, तो वहाँ तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे धनहीनः, अब हम इसको जब तोड़ेंगे, धनहीन एक शब्द हो गया, समस्त पद हो गया, तो धन से हीन, हिंदी में भी अर्थ निकाल, इसका अर्थ क्या हुआ? धन से हीन। तो अब संस्कृत में तोड़ेंगे तो धनेन हीनः, तृतीय विभक्ति में रूप चलता है। राम है, रामो, पहले प्रथमा से सुन लीजिए आप, पुनः पुनः पुनरावृत्ति। राम है, रामो, रामाः, रामम, रामो, रामान, रामेण। तो यहाँ पर हो गया हमारा धनेन हीनः, ऐसे ही धन का रूप चलेगा, धन से हीन। अब ये शराहतः, शराहतः, शरेण हतः, अर्थात बाण से मारा हुआ। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि हम शब्द को देखकर उसका अर्थ निकाल लेते हैं जब हम अभ्यास करते हैं, पुनः पुनः इसे पढ़ते हैं। और हीनः, हतः, भिन्नः, भ्रष्टः, सदृशः, इनके साथ में क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष समास का विधान किया जाता है। अब इन्हें सबको इसी तरीके से निकाल लेंगे। नख, भिन्नः, अब नख तो एक नहीं है, नाखून तो बहुत सारे हैं, तो नखई भिन्न, तृतीय तत्पुरुष, तृतीय का बहुवचन, रामेण, रामाभ्याम, रामई, तो नखई भिन्न। अगर नेत्र है तो इसमें देख लीजिए आप, तो नेत्र हमारा एक तो है नहीं, 2 हैं, तो हमें नेत्रेण, नेत्राभ्याम, 2 नेत्रों से देखते हैं, नेत्राभ्याम हीनः, आँखों से रहित। अब धर्मेण भ्रष्टः, धर्म से रहित, गिरा हुआ। गुरुणा सदृशा, गुरु के समान, तो यहाँ पे भी तृतीया का वो है, गुरु का जब रूप चलाएंगे तो गुरुणा होता है तृतीय भक्ति एक वचन। तो जहाँ पर हम अर्थ के हिसाब से इसको निकाल लेते हैं कि यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। अब इनका है पूर्व, सदृश, सम, मिश्र, कलह तथा निपुण आदि शब्दों के साथ क्या होता है? तृतीय तत्पुरुष समास होता है। विशेष नियम दिए जाते हैं, जैसे विभक्तियों में प्रयोग है कि अभितः, परितः, समया, निकषा, हा प्रतियोगी द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही इसमें समास में है कि इनके योग में जिनको विभक्तियाँ स्पष्ट होंगी उनको समास भी स्वतः ही स्पष्ट हो जाएंगे। इन शब्दों के प्रयोग में जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे तृतीय तत्पुरुष समास आता है और तृतीया का ही प्रयोग होता है। अब चतुर्थी तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद के पूर्व पद में चतुर्थी का लोप होता है तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। जब पहले पद में चतुर्थी हो और उसका लोप हो जाता है तो वो मैंने कहा था आपको अर्थ से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे चतुर्थी है, पंचमी, षष्ठी है या सप्तमी है।
तो यहाँ पर जब पहले पद में चतुर्थी का लोप है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब ये है आपका पद, इसके उदाहरण देख लीजिए आप, भूत बलि ही, तो अब इसके भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि है, एक उदाहरण है कि भूतों के लिए बलि है। तो यहाँ पर ये चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है, पहले वचन में चलेगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, स्पष्टम। तब उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कि बहुत सारे भूत हैं, तो एक तो भूत है नहीं, बहुत सारे हैं, तो भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि है। दूसरा उदाहरण है हमारा पुत्र हितम, पुत्र हितम। अब इसको अर्थ निकालिए आप हिंदी में, पुत्र हितम का क्या अर्थ है, पुत्र के लिए हित। तो जहाँ के लिए आता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के और अधिकरण में पर, ये आपको स्पष्ट होगा, यही यहाँ पर चलता है। वहाँ पे केवल कर्ता नहीं है तत्पुरुष समास में, बाकी 6 विभक्तियाँ आपकी वैसे ही ली जाती हैं, उन्हीं अर्थों में ली जाती हैं। अब यहाँ पे पुत्र हितम, तो अब हमने अर्थ निकाला पुत्र के लिए हित। अब के लिए क्या प्रयोग होता है, जैसे रामाय पुत्राय हितम, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन, हित शब्द है तो चतुर्थी का प्रयोग है यहाँ पर। दूसरा धन कामना, धनाय कामना, धन के लिए कामना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यूप दारू, यूपाय दारू, खंबे के लिए लकड़ी, यूप माने खंबा और दारू माने लकड़ी। धन लोभः, धनाय लोभः, तो ये हमें शब्दों के प्रयोग से पता चल जाता है कि यहाँ पर चतुर्थी है। तो आप जैसे ये शब्द हैं यहाँ पे चतुर्थ्यांत शब्दों का बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्दों के साथ क्या होता है, तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। आप इन्हें स्मरण भी कर सकते हैं, बलि, हितम, कामना, दारू, लोभा, और ये बलि, हित, सुख, रक्षित आदि शब्द हैं, इनमें चतुर्थी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ। अब हम चलते हैं, चतुर्थी के बाद क्या आती है, पंचमी, पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी मतलब पंचमी विभक्ति का जहाँ पर प्रयोग होगा। अब जब सामासिक पद के पूर्व पद में पंचमी विभक्ति का लोप होता है तो वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास होता है। अब इसका उदाहरण देख लेंगे, सर्प भीतः, समस्त पद बन गया, लेकिन अर्थ निकालिए आप, चाहे हिंदी में निकालिए चाहे संस्कृत में। सर्प भीतः मतलब सांप से डरा हुआ, से अर्थ आया यहाँ पर, से पृथकीकरण भी होता है, पृथकीकरण के लिए होता है वैसे मूलतः पंचमी विभक्ति, लेकिन जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग होता है भीतः, भ्रष्टः, आगतः, पतितः, मुक्तः, तो इनके साथ पंचमी का ही प्रयोग किया जाता है। तो अब इन्होंने कहा सर्पात भीतः, सांप से डरा हुआ। अब धर्म भ्रष्टः, धर्मात् भ्रष्टः, राम के रूप चला के देख लीजिए आप, रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः, तो यहाँ पर क्या है, एक वचन है ये, तो ये पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। दूरादागतः, दूर से आया हुआ, तो यहाँ पे क्या हो गया, दूर से, दूरात में क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन, आगतः आया हुआ। स्वर्गपतितः, स्वर्गात पतितः, स्वर्गात में क्या है, पंचमी विभक्ति एक वचन, पतितः माने स्वर्ग से गिरा हुआ। चिंता मुक्तः, अब ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है, लता के रूप आपने स्मरण किए होंगे, तो लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, तो अब यहाँ पे चिंतायाः मुक्तः, इस विशेष नियम होता है विसर्ग संधि विसर्गों का कि जब दीर्घ होता है उसके बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो वहाँ पे विसर्गों का लोप हो जाता है, इसलिए यहाँ पे विसर्ग नहीं है। चिंताया, चिंता, अब हम इसको चिंताया मुक्तः, चिंता से मुक्त, तो लतायाः जैसे हम कोई भी स्त्रीलिंग होगा तो उसको ऐसे ही प्रयोग करेंगे। ये पुल्लिंग में आए थे सारे, तो इसलिए इनका प्रयोग ऐसा है। स्त्रीलिंग में भी आएगा तो भी आप अर्थ के अनुसार आप वहाँ पर स्पष्ट कर देंगे कि यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद प्रधान नहीं होता। उत्तर पद के अर्थ से ही हम क्या निकाल लेते हैं, वहाँ पर द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के तत्पुरुष समास को स्पष्ट कर लेते हैं। अब पंचमी हुई आपकी, अब षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास, जब सामासिक पद के पूर्व पद में षष्ठी का लोप होता है, पहले पद में षष्ठी हो और उसका लोप हो गया, मतलब हमने उसको प्रयोग नहीं किया तभी तो समास बना, तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाता है। अब यहाँ पर है राजदंडः, राजदंड एक समस्त पद बनाया, अब इसका अर्थ निकालेंगे हम, तो राजा का दंड, राजा का दंड अर्थात
षष्ठी भक्ति का प्रयोग, षष्ठी भक्ति चलेगी राज्ञः दंडः, राजा का दंड। दूसरा है स्वर्ग फलम। स्वर्ग फलम, इसका अर्थ निकालिए। स्वर्ग फलम, इसका अर्थ क्या होगा? स्वर्ग का फल। तो स्वर्गस्य फलम, षष्ठी भक्ति एक वचन, रामस्य, रामयोः, रामाणाम, ऐसी सबके रूप चलेंगे अकारांत जितने पुल्लिंग है। देव पूजा, देवस्य पूजा, ऐसे ही है। गंगा जलम, अब स्त्रीलिंग में मैंने आपको बताया था गंगायाः जलम आता, लेकिन यहाँ पे गंगाया जलम। षष्ठी भक्ति जैसे लतायाः, लतयोः, लतानाम, तो गंगाया जलम, गंगा का पानी। पृथ्वी पति, पृथिव्याः पति, स्पष्ट हो रहा है, पृथिव्याः पति, पृथ्वी के स्वामी। तो षष्ठी तत्पुरुष समास का ये प्रयोग है। अब षष्ठी के बाद क्या है हमारा? सप्तमी तत्पुरुष समास। जब सामासिक पद के पूर्व पद में सप्तमी का लोप होता है तो वहाँ भी तत्पुरुष समास होता है। वहाँ पे क्या होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। जब प्रथम पद में सप्तमी का लोप हो जाता है तो अर्थ के हिसाब से निकालेंगे। और कुशलः, विद्या कुशलः, विद्यायाम कुशलः, रूप चलाएंगे लतायाम, लतयोः, लतासु। तो सप्तमी भक्ति का प्रयोग है विद्यायाम कुशलः, विद्या में कुशल। अर्थ से निकाला हमने। शास्त्र निपुणः, अब शास्त्र तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो शास्त्रेषु, रामेषु, जैसे आपने रामे, रामयोः, रामेषु निपुणः, रामेषु सप्तमी भक्ति बहुवचन, इसलिए यहाँ पे क्या आया? शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रों में निपुण। जलमग्नः, जले मग्नः, जल में मग्न हुआ, डूबा हुआ। ऐसे गुरु भक्ति, अब यहाँ पे अधिकरण है, गुरु में भक्ति, गुरौ भक्ति, गुरु में भक्ति। पितृस्नेह, पितरी, पिता के जब रूप चलाते हैं तो सप्तमी भक्ति एक वचन में क्या आता है? पितृस्नेह, पिता में प्रेम। नरोत्तमः, नरेषु उत्तमः, जब अधिकरण में आता है तो सप्तमी है। आज आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि तत्पुरुष समास, पहले समास किसे कहते हैं? छोटा स्वरूप। उसके बाद समास के भेद, 4 मुख्य भेद हैं। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास और द्विगु समास आता है। तत्पश्चात हमने पढ़ाया कि अब तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं। तत्पुरुष समास जो अपने में आता है वो 2 तो अलग भेद हैं उसके मुख्य भेद, और जो तत्पुरुष के अंतर्गत कितने वो भाग हैं उनके, तो वो हमारे हैं 6, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। तो आज हमारा ये समास प्रकरण यहाँ पर समाप्त हुआ। तो अब मुझे इसका अभ्यास कीजिएगा आप, और कॉपी में लिखिएगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि समास, समास के विग्रह, समास, समास विग्रह, समास को जोड़ना, समास के भेद, समास, तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं, कैसे कैसे उसमें निकालेंगे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, अर्थ के इस अनुसार निकल जाता है। इनका अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।